को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद किया और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स का कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नया मंत्र भी दिया। आपके पास भारत में ही डाइवर्स मार्केट्स, डाइवर्स कल्चर्स और उसमें काम करने का इतना बड़ा अनुभव है, इसलिए भारत के स्टार्टअप खुद को आसानी से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप अपने सपनों को सिर्फ लोकल न रखें, ग्लोबल बनाएं। इस मंत्र को याद रखिए, लेट अस इनोवेट फॉर इंडिया, इनोवेट फ्रॉम इंडिया। साथियों, आजादी के अमृत काल में ये सबके लिए जुट जाने का समय है। ये सबका प्रयास से लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का समय है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,68,833 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 1,22,684 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कल 402 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 6,041 मामले दर्ज किए गए। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में 3,749 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। सर्वाधिक मामले रांची से आए, जहां 1,355 नए मरीज मिले। पूर्वी सिंहभूम में 472, हजारीबाग में 306, कोडरमा में 164, पलामू में 142 और सिमडेगा में 141 संक्रमितों की पुष्टि हुई। बोकारो, देवघर, धनबाद और दुमका में भी संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार रहा। अच्छी बात यह रही कि इस अवधि में 2,807 कोरोना वीर कोविड को पराजित कर स्वस्थ भी हुए। राज्य में बढ़ते संक्रमण की वजह से रिकवरी रेट अब राष्ट्रीय औसत से कम 90.38% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 95.20% है। इधर राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए जारी पाबंदियों को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। फिलहाल मौजूदा गाइडलाइन अगले आदेश तक जारी रहेंगे। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,56,02,51,117 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 157,87,00,000 कोरोना रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। राजधानी रांची में कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक लेने को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इसके लिए रांची में कई विशेष केंद्र बनाए गए हैं। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सक की सलाह पर 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निर्बाध रूप से कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक उपलब्ध कराने के लिए रांची के राज्य योग केंद्र में सेंटर बनाया गया है, जहां डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ की एक पूरी टीम पूरे मनोयोग से सेवा कार्य में जुटी है। बहुत अच्छा किए हैं, 2 ले लिए हैं, एगो हम तैयारी हैं।
तो बाद में गाइडलाइन आया तो संतुष्टि हुई और एट लास्ट मैसेज भी आया आज लेना है यह बोल के, और थोड़ा जगह का थोड़ा गलती हो गया, इधर उधर पता नहीं चला तो फिर किसी तरह से यहाँ पहुँच गया। यहाँ एहतियाती खुराक लेने को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। लोग पंक्तिबद्ध होकर केंद्र सरकार के द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स के स्टाफ हैं और बूस्टर डोज का बहुत दिन से वेट कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा डोज लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज ठीक है। मेरा पहला डोज, दूसरा डोज और तीसरा डोज कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। और मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज का डिस्टेंस मेंटेन करें, ग्लव्स इस तरह से पहने और मास्क भी पहने, डबल मास्क पहने तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ वैक्सीन ले रहे लोग केंद्र सरकार की इस पहल और यहाँ की व्यवस्था की जमकर तारीफें भी कर रहे हैं। और इससे सरकार का मानसा यही है कि हम लोग कोविड से बच सकें और ये बहुत अच्छी सरकार की पहल है। तीसरा डोज लेना बहुत जरूरी है। वैसे तो कोरोना वैक्सीन की पहली 2 खुराक ही कोरोना को हराने में काफी कारगर साबित हो रही है, लेकिन फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्ग नागरिक इस एहतियाती खुराक को लेने के बाद खुद ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने देशवासियों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने का मंत्र दिया है। साइंटिफिक कम्युनिटी रिलेटेड एविडेंस है, उससे क्लियरली पता लगता है कि जो हमारी अब तक की अप्रोच कोविड-19 मैनेजमेंट की रही है वह इसके लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे कि हम कहते हैं कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जैसे ही हमें कोई इंडिकेशन दिखाई देता है, कोई सिम्टम दिखाई देता है, हम अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज में अगर आप जल्दी ढूंढ लेते हैं तो वो माइल्ड ही रहता है और आप उसको जल्दी ठीक हो सकते हैं। दूसरा फोकस है कंटेनमेंट यानी कि ट्रैकिंग पर। तो आपके जो भी लोग जिनके आप संपर्क में हैं उनको अवगत कराएं, वो भी आइसोलेशन में रहें, सिम्टम्स हो वो भी टेस्ट कराएं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। इधर कोडरमा की जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आरती कुमारी ने जिले वासियों से कोरोना रोधी टीका लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहारों को अपनाने का भी आग्रह किया। देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही जिन्होंने अब तक कोविड का टीका नहीं लिया है वो अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पे जाकर टीका अवश्य लगवाएं। देश में बन रहा टीका सुरक्षित है एवं सभी वेरिएंट पर कारगर है। कोरोना काल में सरकार द्वारा जीवन और जीविका पर खास जोर दिया जा रहा है। इस सिलसिले में विकास योजनाओं को गति देने का प्रयास हो रहा है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आगामी 19 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। राज्य में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रदेश भाजपा ने जरूरतमंदों की सेवा और सहायता के लिए एक बार फिर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में पार्टी के नेता और युवा कार्यकर्ताओं ने संघर्ष और सेवा का रास्ता चुनकर लोगों की सेवा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए युवा मोर्चा की ओर से कोविड हेल्पलाइन जारी किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। जिला प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और हेल्पलाइन के माध्यम से केवल युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष ही नहीं जानते करते, केवल संघर्ष के अलावा सेवा भी उनके हृदय में है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान तक करके नर सेवा की मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन के माध्यम से जिला स्तर तक लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। तो युवा मोर्चा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आग्रह पे, हमारे अध्यक्ष जी के आग्रह पे हम लोगों ने पूरे झारखंड में अपनी एक अलग टीम बनाई है और हर एक राज्य, हर एक जिला में ऐसे 2-2 हमारे पदाधिकारी को अपॉइंट किया गया है
कि अब समाज में जिस तरह का कोई भी समस्या हो कोविड को लेकर के आप सीधे हमें संपर्क कर सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोग अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार हम उन सेवाओं को समाज के लिए लगाएंगे। हाल के कुछ दिनों में झारखंड समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमित की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए भाजपा युवा मोर्चा की ओर से हेल्पलाइन जारी करके लोगों की सहायता करने का एक प्रयास शुरू किया गया है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। इधर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति पर सरकार की नजर है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। लोहरदगा दौरे के क्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को पेंशन उपलब्ध कराने के वास्ते सरकार ने पहल की है। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति के काम को भी सरकार तेज गति से आगे बढ़ाने को लेकर वचनबद्ध है। लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं मिल भी लगता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुखिया की जिम्मेदारी होती है ना, या ब्लॉक की जिम्मेदारी होती है कि सब जगह खबर करें और लोगों को बुला करके उनका त्वरित गति से पेंशन बनावें। ये लगता है कहीं न कहीं चूक है पदाधिकारियों द्वारा भी, तो इसको हम देख रहे हैं कि कैसे इसको सुधारा जाए। जल्द से जल्द इसको सुधारेंगे ताकि गरीबों को पेंशन मिल सके और जो बंद है पेंशन उसको भी चालू कराने का प्रयास हम लोग करेंगे। सर लैंड्स को राज्य के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में सर्वाधिक वर्षा 26.4 मिलीमीटर सिमडेगा के कुरडेग में दर्ज की गई। इधर बादल छंटने के साथ ही कई इलाकों में सर्दी का सितम फिर बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। अगले 2-3 दिनों तक सुबह के समय कुहासे की स्थिति बनी रहेगी। कल से हालांकि मौसम साफ होने की संभावना है। देश के कई हिस्सों में आज भी मकर संक्रांति का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस वर्ष सूर्य के राशि बदलने को लेकर पंचांग में मतभेद होने के कारण यह त्योहार कहीं कहीं 14 तो कहीं 15 जनवरी को भी मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट कर कर्नाटक के लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार लोगों के विकास के लिए सतत काम करती रहेगी। कोरोना महामारी के कारण दुमका जिला का चर्चित ऐतिहासिक नूनबिल मेला इस साल भी नहीं लगा है। 7 दिनों तक चलने वाला यह मेला सैकड़ों साल से हर वर्ष मकर संक्रांति के दूसरे दिन से शुरू होता रहा है। दुमका जिले के चर्चित ऐतिहासिक नूनबिल मेला में झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल से भी हजारों लोग आया करते थे, लेकिन प्रशासन ने कोरोना महामारी के कारण लगातार दूसरे साल इस मेले के आयोजन को स्थगित कर दिया है। मेला स्थगित होने से स्थानीय लोगों में निराशा है। देखिए 2 साल से तभी मेला बंद है और जैसे हम लोग मेला में कुछ कमाई होता है, इसमें 2-3 साल हम लोग 2-3 महीना हम लोग का गुजारा हो जाता है, तो अभी मतलब इस साल अगला साल भी बंद है और इस बार भी बंद है, इसमें हम लोग का बहुत क्षति होता है। नूनबिल नदी के जिस तट पर हर साल नून बूढ़ी की पूजा के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटती थी, मेला लगता था और खेल तमाशे होते थे, वहां आज सन्नाटा पसरा है। यहाँ गर्म पानी का भी कुंड है, जिसे लेकर यह मान्यता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। प्रशासन ने इस जल कुंड को भी बांस बल्ले से घेर कर उसमें स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम लोग हर साल मेला में परिवार के साथ घूमते हैं। इस साल मेला नहीं लग रही है तो परिवार एक जगह नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे मतलब मेला नहीं लगने से आम लोगों के साथ साथ इस मेले के दौरान कारोबार करने वाले लोग भी निराश हैं। हम लोग हर रोज दुकानदारी करते हैं, तो हम लोग को 2 महीना का कमाई होता है, लगभग 20,000 कमा लेते हैं। तो इस 2 साल से मेला नहीं हो रहा है, हम लोग का क्षति हो रहा है।
मकर संक्रांति के बाद जिले में लगने वाले तातलोई और दूसरे मेले भी इस बार स्थगित रखे गए हैं। इन मेलों की बंदोबस्ती से सरकार को भी बड़ा राजस्व मिलता है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए इन मेलों का आयोजन नहीं किया गया है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आगामी 19 जनवरी को अपराह्न 4 बजे से राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस आशय की जानकारी दी है। बोकारो में कोरोना पर अंकुश लगाने के वास्ते कवायद तेज कर दी गई है। जिले में मोबाइल टेस्टिंग वैन के माध्यम से भी आमजनों की कोरोना जांच की जा रही है। रांची में प्रदेश भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्यशैली की आलोचना करते हुए बताया गया है कि विभाग ने अभी तक बजट का मात्र 30% ही खर्च किया है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पीडीएस के तहत हरा कार्ड बनाकर जनता को ठग रही है। हरा कार्ड में आयुष्मान समेत अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। बोकारो में कोरोना महामारी के मद्देनजर जरूरतमंदों को राहत किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही घर पर इलाज करा रहे मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श भी दी जा रही है। इसके अलावा ऐसे मरीजों को जिला नियंत्रण कक्ष से सहायता भी पहुंचाई जा रही है। लातेहार उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिले में संचालित विकास कार्यों समेत अन्य विषयों पर चर्चा हुई तथा उपायुक्त ने सुधार के वास्ते आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री बादल की पहल पर बोकारो चंद्रपुरा प्रखंड के घटियारी पंचायत के भुरसाबाद टोला निवासी कुछ जरूरतमंद विधवा महिलाओं की पेंशन स्वीकृत कर दी गई है। जिले के उपायुक्त ने इसकी जानकारी साझा करते हुए एक फोटो साझा किया है। रांची सांसद संजय सेठ से उनके आवास पर नागरिकों ने मुलाकात की तथा उनसे संवाद किया। इस मौके पर रांची सांसद ने जन समस्याओं के समाधान के साथ ही समावेशी विकास पर बल दिया। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कोरोना सुरक्षा किट्स का वितरण तेजी से जारी है। सांसद जयंत सिन्हा ने एक फोटो साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना हारेगा। अभियान के तहत गांव-गांव में इन्हें पहुंचाया जा रहा है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भदानी नगर मंडल में भी इन्हें वितरित किया गया। खूंटी उपायुक्त ने लोगों से कोरोना के मद्देनजर सावधानी बरतने और अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराने की अपील की है। उन्होंने नागरिकों से कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करने की गुजारिश करते हुए सार्वजनिक जगहों पर हमेशा मास्क लगाकर एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में योगदान का आह्वान किया। रांची में पिस्का मोड़ व्यवसाय समिति के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही तिलकुट वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। इस अवसर पर कई अन्य नेता भी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम अब से हर वर्ष 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से शुरू होंगे। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन से इन आयोजनों की शुरुआत करने का फैसला किया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। 24 जनवरी से होती थी हर साल गणतंत्र दिवस के जश्न की शुरुआत और मोदी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। इधर गणतंत्र दिवस को लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। पलामू में भी तैयारियां चल रही हैं। जिले में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस लाइन स्टेडियम में पूर्वाह्न 9 बजे आयोजित होगा। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया है कि इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन किया जाएगा। साथ ही समारोह में आने वाले लोगों को मास्क पहनना आवश्यक होगा एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। इधर खूंटी उपायुक्त ने गणतंत्र दिवस समारोह के सफल संचालन को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ आज बैठक का आयोजन किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए समारोह के आयोजन की हिदायत दी।
थल सेना दिवस पर भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है जो जवानों के शौर्य पराक्रम को दर्शाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पीआईबी, आरओबी रांची और एफओबी डाल्टनगंज के संयुक्त तत्वावधान में आज राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। अध्यक्षीय संबोधन देते हुए पीआईबी आरओबी रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने सेना दिवस के मौके पर देश के वीर सैनिकों के योगदान को याद करते हुए उनके कृतज्ञता प्रकट की। वेबिनार को सेवानिवृत्त आईपीएस डॉक्टर अरुण उरांव, नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक विजय कुमार और क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी गौरव पुष्कर ने भी संबोधित किया। सबों ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के योगदान को महत्वपूर्ण और जरूरी बताया। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू और समाज सुधारक रामगोपाल घोष के बारे में। आज की कड़ी में हम महान शिक्षाविद और गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू का स्मरण कर रहे हैं। सैफुद्दीन किचलू का जन्म 1888 में 15 जनवरी को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में समर्पित कर दिया। अमृतसर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में वे अग्रिम पंक्ति में रहे। पेशे से वकील किचलू ने अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल के साथ अंग्रेजों के शोषण और दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। 30 मार्च 1919 को अमृतसर में एक जनसभा में 30,000 लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी का संदेश आपको पढ़कर सुनाया गया है। सभी नागरिकों को प्रतिरोध के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये पावन नगरी या देश रक्त रंजित हो जाए। ये प्रतिरोध धैर्यपूर्ण होना चाहिए। किसी भी पुलिसकर्मी या देशद्रोही के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग न करें जिससे उसे कष्ट हो या शांति भंग होने की आशंका बने। रॉलेट एक्ट को लेकर बढ़ते प्रतिरोध से अंग्रेज सतर्क हो गए थे। उन्होंने 10 अप्रैल को किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें धर्मशाला भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद 13 अप्रैल 1919 को बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। जनरल डायर ने इस जनसभा पर गोलियां बरसाई और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किचलू को दिसंबर 1919 में जेल से रिहा कर दिया गया। किचलू जनवरी 1921 में अमृतसर में स्वराज आश्रम की स्थापना में व्यस्त थे। आश्रम की स्थापना का उद्देश्य था युवाओं को राष्ट्र हित के कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। ब्रिटिश अधिकारियों ने किचलू को बार बार गिरफ्तार किया। उन्हें कुल 14 वर्ष जेल में बिताने पड़े। किचलू लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष भी थे। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की। किचलू भगत सिंह के समर्थक थे और नौजवान भारत सभा में उनके साथ सक्रियता से जुड़े थे। वे जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना समिति के भी सदस्य थे। 1947 में किचलू ने भारत के बंटवारे का पूरी मजबूती से विरोध किया। उन्होंने पूरे देश में जनसभाओं में बंटवारे के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने विभाजन को सांप्रदायिकता के लिए राष्ट्रीयता का समर्पण बताया। वे विश्व शांति परिषद के उपाध्यक्ष के साथ साथ अखिल भारतीय शांति परिषद के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। उन्हें 1952 में स्टालिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1951 में
भारत सरकार ने किचलू को जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी बनाया। 9 अक्टूबर 1963 को सैफुद्दीन किचलू का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम महान समाज सुधारक राम गोपाल घोष का भी स्मरण कर रहे हैं। 1868 में 15 जनवरी को उनका निधन हुआ था। युवा बंगाल ग्रुप के एक नेता के रूप में उनकी तुलना प्राचीन एथेंस के राजनेता डेमोस्थेनीज से की जाती थी। राम गोपाल घोष उग्र सुधारवादी विचारक हेनरी डेरोजियो के अनुयायियों में शामिल हो गए और जल्दी ही रामतनु लाहिड़ी और डेरोजियो से उनकी मैत्री हो गई। जब डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की तब घोष उसके एक प्रमुख सदस्य बन गए। 1853 में वे लोक सेवा परीक्षाओं में भारतीयों की पात्रता की मांग करने वाले अग्रणी लोगों में शामिल थे। 1854 में उन्होंने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया। राम गोपाल घोष ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में सक्रियता से भाग लिया। भारत के इस महान सपूत को हमारा नमन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिया मंत्र, बताया नई भारत की रीढ़ 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला। कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार ने पाबंदियों को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ाया। वित्त मंत्री ने कहा सरकार की स्थिति पर नजर। भाजयुमो ने जारी किया कोविड हेल्पलाइन नंबर। कोरोना काल में सरकार का जीवन और जीविका पर बल। आगामी 19 जनवरी को बुलाई गई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। और राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के दर्जे की बारिश दर्ज। कल से मौसम के साफ होने के आसार। 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कोरोना वायरस के संक्रमण का खौफ ही है जो लोग आज स्वच्छता को महत्व दे रहे हैं। शहर सहित गांव के लोग भी अब स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। लोहरदगा में ये लोग सामूहिक रूप से